लास्ट वाले लेक्चर को हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा हमने नहीं देखा, डेटा भी देख सकते हैं लेकिन अभी वो किसी, जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपनी थ्योरी जो हमें पढ़नी है बीच में कुछ एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इसको हम और देखेंगे, क्योंकि इनसाइट डिज़ाइन और जो मेक है ना, ये सारे हमें कंटिन्यूसली चलाने हैं। तो जितना हम अभी पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा सा जब आपको ज्ञान मिलेगा तो इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आगे, और भी सिस्टम्स देखेंगे जो मोबाइल फ़ोन में होते हैं। और हमें जो मोबाइल फ़ोन के में बेसिक 4 सिस्टम्स देखने हैं जिनको हमें अच्छे से देखना है। एक तो हो गया आपके पास वॉइस जो हमने देखा, दूसरा हमारा है कैमरा, तीसरा हमारा है सेंसर नेस्ट, यानी कि जो उसमें डिफरेंट सेंसर्स लगते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटेशन। और हमारा जो चौथा है दैट इज़ पावर, दैट इज़ द पावर सिस्टम इनसाइड द मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इनका इंसाइट हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी परसों हमारा जो आज का जो काम है हमारा वो दैट इज़ कैमरा, टू चेक व्हाट इन रियलिटी कैमरा इज़, और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कहाँ पे हमें हेल्प करती है, तो कैमरा कैसे काम करता है। कैमरा को समझने से पहले हमें क्या समझना था, वी हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ पिक्चर। सो पिक्चर जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, ईच पिक्सल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द पिक्चर। ईच पिक्सल हैज सम प्रॉपर्टीज, सम पैरामीटर्स। व्हाट आर द पैरामीटर्स? वन पैरामीटर इज द स्पेशल पैरामीटर, यानी कि कौन सा पिक्सल कहाँ पे है वो पिक्चर में। द सेकंड थिंग इज इट्स कलर, एंड देन थर्ड थिंग इज इट्स इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसका कलर क्या है। तो ये पिक्चर हमने 2 साइड से देखी थी, एक तो सेंसर साइड से देखी और आउटपुट साइड से देखी। सेंसर साइड का मतलब हो गया जिस सेंसर से हम इसको उठाते हैं, एंड दैट इज कैमरा। सो हमने बोला कि कैमरा के पीछे जो आपका लेंस असेंबली है उसके पीछे लगा के होता है एक सेंसर एरे, जो क्या करता है कम, जो अगेन दैट इज मेड अप ऑफ, जिन चीज़ों का बना होगा वो हम अभी देखेंगे, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। जिस तरीके से आपकी पिक्चर है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, उसी तरीके से आपका जो कैमरा सेंसर है दैट इज द इनपुट डिवाइस, इट इज अगेन मेड अप ऑफ दोज पिक्सल्स, और यही पिक्सल्स मैप होते हैं फिर पिक्चर में। तो हमने क्या बोला फिर, और हमने ये बोला कि जो आपका वीडियो है वो भी एक्चुअली पिक्चर से ही बनता है। तो अगर आपको अच्छे से पिक्चर समझ आ जाएंगे, पिक्चर सेंसर अच्छे से समझ आएगा, तो आपको वीडियो भी अच्छे से समझ आएगा। और हमने ये बोला था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एनवायरमेंटल सीन होता है जो एक बहुत बड़ा सीन होता है, उसको एक छोटी सी डिवाइस में पिन होल में फिट करने के लिए वी हैव ए लेंस असेंबली, जिसकी वजह से एक पूरा 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल का सीन जो है, खाली 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर नहीं हो सकता, इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स कि आप कितना जूम इन या जूम आउट करते हो। जितना आप जूम इन करोगे तो सीन जो है वो छोटा छोटा बनेगा, और जितना जूम आउट करोगे तो सीन बड़ा बनेगा। अब इस बड़े सीन्स को या छोटे सीन्स को इस सेंसर पे उतारना, तो ये लेंस असेंबली का काम है। ठीक, और उसके बाद अब हम देखेंगे जो पीछे लगी हुई चीज़ है ये क्या होती है, बिकॉज वाई दिस इज वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्स इन। ठीक है, तो मैं इस पेज को फेरता हूँ और हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे और बनाएंगे इसको। So actually, so what do we have? I think placement is right. तो हमारे पास कैमरा असेंबली है, लेंस असेंबली, सो वी हैव सम सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंस असेंबली है ये इसको, इस पूरे सीन को जो बाहर है इसको उतारता है, इसको ले जाता है एक सेंसर एरे पे, इस लेंस के पीछे लगा हुआ होता है। ये जो सेंसर एरे है ये 2 तरीकों का हो सकता है, वन इज कॉल्ड CCD, that the full form is charge coupled devices, or it can be CMOS। CMOS का फुल फॉर्म हो गया कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो CMOS असल में है ये एक तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दैट CMOS ट्रांजिस्टर्स। और चार्ज कपल डिवाइसेस भी हमारे पास चार्ज डिवाइसेस होते हैं। तो होता क्या है इस सेंसर में, इट्स अगेन जैसे मैंने बोला, इट्स मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स,
and each element of the matrix is actually one sensor. It is a single sensor. किस चीज़ का सेंसर है? क्योंकि कैमरा है, हमें सेंस करना है सीन को, तो ये सेंसर जो है, अगर हम एक सेंसर को देखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे एक सेंसर को, तो ये कैसा दिखेगा? ये सिंपली कुछ नहीं होता है, इट इज सिंपली अ फोटो डायोड। ठीक है, सो इट इज़ अ फोटो डायोड। फोटो डायोड को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे सिंबल फॉर अ फोटो डायोड। हमें इंशाल्लाह फोटो डायोड को अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें वक्त ने इजाज़त दी, जिंदगी रही सेहत रही। सो वी चेक आउट व्हाट इज़ फोटो डायोड इन रियलिटी, कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, फोटो डायोड होता है सिंपली एक पीएन जंक्शन, जितना आपको इल्म है अभी 12th का उस रिलेटेड, बट दिस पीएन जंक्शन इज नॉर्मली कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। So from N side I will give positive voltage, from positive side I will give negative या lesser voltage. तो उसकी वजह से it will get reverse biased. When a diode is reverse biased, there won't be any current. क्योंकि नॉर्मली जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड करंट चलती है, रिवर्स बायस करते हैं तो नॉर्मली कोई करंट नहीं होती है, बट देयर इज वेरी लेस करंट, दैट इज नॉर्मली नोन एज IS, दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। और वो कौन कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं वो रिवर्स सैचुरेशन करंट? उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हमारे पास हैं वो इस करंट को बनाते हैं, एंड दिस इज वेरी लेस, इट इज इन नैनो एम्पियर्स, तो कोई ज़्यादा करंट होती नहीं है। अब अगर कहीं से हमें ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट हो गए, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने रिवर्स बायस इसको किया हुआ है, तो ये एक रश हो जाएगा करंट का, करंट अचानक से बढ़ जाएगी। अब मसला है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम कैसे जनरेट करते हैं? एक्चुअली थ्रू लाइट। तो हम इस पीएन जंक्शन को इस तरीके से बनाते हैं और वहाँ पे ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वेरी बैड तो हम इस तरीके से पीएन जंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं और वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि जब इस जंक्शन पे लाइट पड़े, जब इस पे फोटॉन्स की बारिश हो, तो उन फोटॉन्स की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनिहिलेट होते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स झट से पार कर देते हैं किसको? जंक्शन को, और आपकी एक करंट बन जाती है आई। जब आप इस करंट को एक रेजिस्टर में से ले देते हो, सो व्हेन यू मूव सम करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर, obviously a potential will develop across this resistance R, और वो पोटेंशियल यानी कि वो वोल्टेज जो है वो हम ले जाते हैं आगे और वो हम किसी कैपेसिटर में स्टोर करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो एक कैपेसिटर है जहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपकी वोल्टेज, जो जनरेट कहाँ से हो गई? दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फोटो डायोड। अब ये जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज होगी यहाँ पे? इट ऑल डिपेंड्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी गिरी है, क्योंकि असल में लाइट का सोर्स बाहर होगा जब हम फोटोग्राफ उठाते हैं। सो उस वो जो बाहर के सोर्स ऑफ लाइट है वो इस पे शाइन हो जाता है, एंड देन द रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड, और ये जाएंगे आपके लेंस में। क्योंकि सीन को कन्वर्ज किया जाएगा, तो इस सीन के हिसाब से जहाँ पे वाइट 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 ये होगी, यानी कि वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई होंगी, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगी, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे फोटो डायोड होगा उसको ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक, और जो यहाँ पे काली काली चीज़ होगी, जैसे इसको यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट लगा के है, यहाँ से आपके पास जो लाइट रेज ऑफ लाइट आई होंगी वो उन्होंने ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा वे रेज को, और वो रे जब आगे पहुंचेंगी वो जिस फोटो डायोड पे पहुंचेगा उस पर इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो इट सिंपली डिपेंड्स कि किस पर्टिकुलर पिक्सल पे, यानी कि किस पर्टिकुलर फोटो डायोड पे ज़्यादा इंटेंसिटी गिरी, तो उस पर उसके कैपेसिटर में ज़्यादा वोल्टेज आएगी, और जिस फोटो डायोड पे कम गिरा होगा लाइट, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास वोल्टेज जो है वो लेसर वोल्टेज होगी। बस ये है पहले इंटेंसिटी का। कलर का क्या होता है? कलर में कुछ नहीं होता, यू नॉर्मली हैव a combination of colors. For example, you have RGB, the red, green and blue. These are the primary colors. दुनिया के जितने भी कलर्स, lakhs and crores of colors,
मादिया मुजफ्फर, मादिया रोल नंबर 14। ओके, तो जो आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू, मैंने बोला ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो दुनिया के जितने भी कलर्स हैं, जैसे भी कलर्स हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे इतने पेन हैं और ये डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। हर एक कलर देखो, ब्लू के कितने कलर, जैसे डिफरेंट ब्लू, दिस इज अ डिफरेंट ब्लू, दिस इज डिफरेंट रेड, और यहाँ पे कुछ और कलर है। तो ये जो सारे आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, ऑल ऑफ द कलर्स आर मेड फ्रॉम RGB। So you mix different quantities of red, different quantities of green, and different quantities of blue, and you get different colors. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करेंगे काम, अगर हम फुल जो है मतलब 100% ऑफ R, 100% ऑफ G और 100% ऑफ B को मिक्स करेंगे, सो वी विल गेट इट लाइक दिस। सो लेट अस सपोज 100% मीन्स 1 and 0% means 0, ठीक है। So if you have 1 0 0 means blue 0 green 0, the mixture जो आपका आएगा आउटपुट पे, it will have red color। इसी तरीके से you can have 0 0 0, यानी कोई कलर मिक्स नहीं किया, it will be black। then you will have 0 0 you will have 0 0 1, that means you will have blue color। then you will have 0 1 0, you will have green color। what if you have 1 1 0, it is 100% mixture of red and 100% mixture of green but no blue color, you will get yellow। then if you have 0 1 1, that means green and blue, you will get cyan, is the next color। if you have 1 0 1, that is blue and red, you mix, you get magenta। and then you have 1 1 1, that means you mix all of them equally, you will get white color। ठीक है, ये टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगी। सो आप अगर 100% हर एक, यानी कि 1 चम्मच R का लिया, 1 चम्मच G का लिया, 1 चम्मच B का लिया, एंड यू आर मिक्सिंग देम, तो क्या होगा, तो आपका वाइट बनेगा। आप लेंगे R का चम्मच, बस G और B का नहीं लेंगे तो आपका रेड बनेगा। इसी तरीके से अगर आप 1 चम्मच रेड का लेंगे, 1 चम्मच का ग्रीन का मिलेंगे, फिर मिलाएंगे, देन यू गेट येलो। सेम वे यू गेट मेनी कलर्स if you use different percentage। for example, अब आप रेड का 50% ले रहे हो, ग्रीन का 10% ले रहे हो, ब्लू का 40% ले रहे हो, यू गेट डिफरेंट कलर। यही कलरिंग स्कीम जो है यहाँ पे भी चलती है। अब आपके पास क्या है, अब आपको सेंस करना है यहाँ पे, हाउ डू यू सेंस द कलर। उसमें क्या होता है काम, वहाँ पे एक्चुअली चूंकि 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको पहले 3 को अलग अलग से सेंस करना है। इट इज़ डन लाइक दिस। ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा इससे, बस सुस्त था दिमाग से। देन यू हैव 1 फोटो डायोड, 2nd फोटो डायोड एंड 3 फोटो डायोड्स, ठीक है। तो कलर जो आपके पास होता है, कलर कैमराज, उसमें आपके पास एक पिक्सल में एक ही फोटो डायोड नहीं होता है, उसमें 3 फोटो डायोड्स होते हैं। जो हम अभी एक फोटो डायोड की बात कर रहे थे, दिस कुड हैव बीन द ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल इमेजरी, जहाँ पे वो जो हम पहले ज़माने में होता था, जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था या ग्रे स्केल टीवी होता था, वहाँ पे हम खाली इंटेंसिटी लेते हैं। सो इंटेंसिटी ये डायरेक्ट देगा, बट हाउ यू विल गेट कलर। तो आपके पास एक पिक्सल जो छोटा होता है यहाँ पे, इस पिक्सल, इफ इट इज अ कलर पिक्सल, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 सब पिक्सल्स, यानी कि इसमें 3 हिस्से होते हैं छोटे छोटे। अगर आपको ये देखना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन जो आपका है उसमें भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पे कभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें ये पानी छिड़का, ऐसे हाथ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे छिड़का, उसके बाद वो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स उसकी स्क्रीन पे पड़ेंगे, फिर उनको देखना। वहाँ से आपको दिखेगा कि जो बैकग्राउंड में वाइट जहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल 3 पिक्सल दिखेंगे नज़दीक नज़दीक। एक होगा रेड कलर का, दूसरा होगा ग्रीन कलर का, तीसरा होगा ब्लू कलर का। तो फिर क्या होता है, आगे इनके लगे हुए हैं फिल्टर्स, ये फोटो डायोड, ये फोटो डायोड और ये 3 फोटो डायोड्स हैं। इसके आगे लगा है रेड फिल्टर, इसके आगे लगा है ग्रीन फिल्टर, इसके आगे लगा है ब्लू फिल्टर। सो क्या मतलब वो, सो ये मतलब कि ये वाला जो है ये खाली पकड़ेगा, इसको तो पूरी लाइट आएगी यहाँ से, लेकिन चूंकि फिल्टर आउट करेगा, ये जो आगे लगा सोदा सा शीशा लगा है, समझ आया, एक फिल्म लगा के होती है, वो कुछ नहीं होता है, मैकेनिकल चीज़ है, एक फिल्म है,
वो क्या करता है काम, वो खाली रेड क्वांटिटी को जाने देता है, बाकियों को फिल्टर करता है। इसके आगे जो लगी हुई चीज़ है वो खाली ग्रीन को अंदर जाने देता है, बाकियों को फिल्टर करता है। इसके अंदर जो लगी हुई है फिल्टर वो ब्लू को जाने देता है और बाकियों को फिल्टर आउट करता है। उससे क्या पता चलता है आगे, यहाँ सेंसर के आगे हमें पता चलता है कि रेड का क्वांटिटी कितना है, ग्रीन का क्वांटिटी कितना है और ब्लू का क्वांटिटी कितना है। और यही आगे लिया जाता है टू प्रोसेसर, सो दैट इसको पता चलेगा कि ये एक पिक्सल जो हमारे पास है, इस पिक्सल में क्या इंटेंसिटी और क्या कलर है। ठीक है, तो ऐसे चलता है हमारा ये जो आपके पास पिक्सल है। अब इसके आगे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इसमें। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे ये 100x100 इमेज है। हम नॉर्मली जब आपको बोला जाता है व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए पिक्चर, आप नहीं बोलते हो इट इज 1240x768, आप इसको बोलते हैं एन HD। अगर ये होगा 1240x1240 या उससे ज़्यादा, जो आप बोलते हैं UHD अल्ट्रा HD, ठीक है ना। सो या उससे पहले जो VGA होता था वो उससे कम होता है। तो दीज आर द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है 1240, यानी कि जो पिक्चर आएगी HD वाली उसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगे दैट विल बी 1240 और जो कॉलम्स होंगे दे विल बी 768। तो यहाँ पे फिलहाल हम लेते हैं हमारे पास 100 रोज हैं और 100 कॉल्स हैं। ठीक है, जब हमारे पास 100 रोज और 100 कॉल्स हैं तो क्या इसका मतलब है, अगर हमारे पास सिंपल ब्लैक एंड वाइट इमेज होगी या सेंसर होगा, क्या उसमें 100x100 मीन्स क्या उसमें 10,000 ये लगा के हैं फोटोडायोड्स? द आंसर इज यस, बिल्कुल लगा के होते हैं। तो बराबर आपको 10,000 फोटोडायोड्स लगा के हैं कितने एरिया में, एक छोटे से एरिया में जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर होगा। तो उसमें आपको कितने टोटल फोटोडायोड्स लगा के हैं, 10,000 फोटोडायोड्स। और हर एक फोटोडायोड जो है वो क्या करता है, वो रीड करता है इंटेंसिटी को और वो रीड करता है कलर को। अगर अगर आपके पास अब यही चीज़ जो है अगर ये कलर्ड में होगा, कलर इमेजिंग में, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन्स 30,000 फोटोडायोड्स। क्योंकि कलर्ड में एक पिक्सल में होंगे 3 सब पिक्सल्स, द टोटल नंबर ऑफ सब पिक्सल्स विल बी 30,000। तो आपके एक सेंसर में 30,000 पिक्सल ये फोटोडायोड्स होंगे। और अगर नॉर्मल लेंगे ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट, सो यू विल हैव 10,000 फोटोडायोड्स। अब यहाँ से इंसान सोच रहा है देयर आर 10,000 थिंग्स that are only in the area of this 1 centimeter square or 2 centimeter square। तो वो खुद ही देख लो वो फोटोडायोड्स कितने छोटे होंगे जो इतने छोटे एरिया में होंगे। सो इट इज़ लाइक दिस अगेन, सो दिस इज द सेंसर, तो दिस इज योर दीज आर द फोटोडायोड्स। ठीक है, हर एक फोटोडायोड ऐसे जैसे मैंने अभी बोला, एंड देन इट्स कैपेसिटर। So if the number of pixels here are 100 and the number of pixels here are 100 only, which is very common, ठीक है, I am only taking as 100x100। तो खुद ही देखो 10,000 फोटोडायोड्स, 10,000 कैपेसिटर्स, इतना ही नहीं होता है। हर एक जो पिक्सल होता है इसका अपना एम्पलीफायर होता है, जैसे एम्प, जहाँ से हम फिर आउटपुट लेते हैं। एम्पलीफायर ही नहीं होता, एक स्विच भी होता है। सो यू हैव ए स्विच, you have an amplifier, you have a capacitor, and then you have the sensor that is photodiode। ठीक है, so photodiode किसलिए है photodiode? It is for sensing the intensity of normal intensity और color। मैंने बोला ग्रुप में मैं नहीं करूंगा एडमिट, ये क्यों फिर से परेशान कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। ठीक, अच्छा ये कैपेसिटर किस लिए है, क्योंकि हमें ये कैपेसिटर जो है वही असल में स्टोर करेगा, इस विल स्टोर द वोल्टेज
जो यहाँ पे जनरेट होगी यहाँ पे आउटपुट पे। मैंने इससे पहले रेजिस्टर दिखाया था, वी कैन आल्सो यूज द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक फायदा है कि इट विल स्टोर, जो इसमें आपके पास यहाँ से चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी स्टोर्ड, तो ये कुछ देर के लिए अपने में इसको समा सकता है, ठीक है। देन वाई इज एम्पलीफायर यूज्ड हियर, जैसे हमने इससे पहले भी कम्युनिकेशन में देखा, एम्पलीफायर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम आगे ऐसी वोल्टेज और करंट भेजें जो लगेगी, जो ज़रूरत होगी। नॉर्मली जो हमारे यहाँ आउटपुट साइड होता है, उस साइड से हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, यानी कि मेमोरी होती है या आपके पास डिस्प्ले होगा, दे आर डिजिटल थिंग्स। तो आपके पास कुछ अच्छी वोल्टेज जो वहाँ पे आगे आपको चाहिए वैसी आनी चाहिए, तो वो वोल्टेज निकालने के लिए आपको एम्प है, एक एम्पलीफायर होता है। बिकॉज अगेन ये जो आपके पास फोटो डायोड होता है, इट्स अगेन ए सेंसर, जैसे मैंने कल बोला था कि माइक्रोफोन एक सेंसर है। सो माइक्रोफोन जो आपका है वो उतनी करंट और वोल्टेज नहीं दे पाता है, सो देन यू नीड ए प्री एम्पलीफायर। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा है। फोटो डायोड एक छोटा सा सेंसर है, खुद ही देखो, इस एक 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर एरिया में ये 10,000 डाले हुए हैं। सो ये कितना छोटा होगा, और जब इस पर लाइट पड़ती होगी तो ये कितना कम करंट देता होगा। सो यू नॉट टू एम्पलीफाई दैट करंट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, बिल्कुल छोटा, खुद ही देखो एम्पलीफायर में दिखता भी नहीं, इतने छोटे छोटे एम्पलीफायर्स इसमें होते हैं। एंड व्हाई दिस स्विच इज रिक्वायर्ड वो मैं अभी बताऊंगा। मसला ये है एक नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्यूटी यहाँ पे ये देखनी है कि अगर अब आपको आगे ले जाना ये सारा डेटा, वाई देखो क्या होता है। जब आप फॉर एग्जांपल ये अभी जो हमारा सीन था उसमें क्या था, उसमें एक लड़का था जिसने हाथ उठाए हुए थे, सो इट वाज लाइक दिस, आई थिंक ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। अब ये जो आपको लास्ट में पिक्चर आएगी ये इसमें कैसे होगा, तो सिंपल है, जैसे मैंने अभी बोला, जो आपके पास वाइट 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 वाले एरियाज हैं उनकी इंटेंसिटी कम 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 होगी, और जो वहाँ पे ब्लैक 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 है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, और जो ब्लैक 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 है वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, और जो व्हाइट वाले एरियाज है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लास्ट पे जब ये पिक्चर बाहर आएगी, इफ इट इज़ अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, व्हाइट वाले एरियाज पे लिखा होगा 0 0 0 0 0, जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे होगा 1, ऐसे 0 1 0, फिर यहाँ पे 1 1 1, ये होगी टांग, यहाँ से एक टांग, ये होगी बिल्ली, यहाँ से 1 1 1, बाकी सारे 0 होंगे। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया इनका जो वैल्यू होगा, दिस कॉल्ड बिट मैप, यानी कि द मैप ऑफ द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, कि कौन सी बिट, यानी कि असल में कौन सा पिक्सल आपका 0 है और कौन सा पिक्सल आपको 1 है। अब ये जो 0 और जो 1 है यहाँ से हमें आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 10,000 फोटो डायोड्स हैं, 10,000 कैपेसिटर्स हैं, 10,000 एम्पलीफायर्स होंगे। अब क्या इन सब की तारें आप जमा करते हो, 10,000 तारें निकलेंगी, और उसके बाद ये 10,000 तारें क्या फिर उसके बाद प्रोसेसर को जाती हैं, ये भी मसला है। क्योंकि प्रोसेसर जो आपके पास होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बिट के होते हैं, वो 16 बिट के होते हैं, वो 32 बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं, और आजकल जो सबसे खतरनाक प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं वो 128 बिट के होते हैं, यानी कि दे प्रोसेस 120 बिट्स 8 बिट्स एट ए टाइम। मगर जब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें 10,000 बिट्स मिलेंगे, क्योंकि 10,000 हमारे पास यहाँ पे पिक्सल्स हैं, क्या बराबर 10,000 चीज़ें हमें आ जाएंगी और वहाँ प्रोसेसर को जाएंगी। प्रोसेसर तो बेचारा 8 बिट का है, 16 बिट का, हाउ विल इट बी एबल टू प्रोसेस सो मैनी आइटम्स, सो मैनी बिट्स एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली होता ये है, a process is done that is called scanning। स्कैनिंग आप याद रखेंगे। स्कैनिंग क्या होता है, असल में एक कॉलम एट ए टाइम जो होता है हमारा, एक कॉलम का जो डेटा है वही आगे भेजा जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया इस्तेमाल, स्विच, ठीक है। जो आपके पास एक कॉलम है, ये सारे डायोड जो होंगे वो सीरीज में होंगे यहाँ पे एक कॉलम के, उनके स्विच जब ऑन करेंगे तो आउटपुट साइड से उसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा मिलेगा। तो एक टाइम पे वो होगा, जब उसका डेटा पकड़ा गया उसके बाद नेक्स्ट इट विल बी इंक्रीमेंटेड टू नेक्स्ट कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का आएगा, ऐसे ही। तो इसका मतलब टाइम में ये जल्दी जल्दी में क्या किया जाता है, एक एक कॉलम लेके डेटा आउटपुट किया जाता है। तो आपको टोटल में जब एक ही साइड होगा, सो यू एट अ टाइम नीड ओनली 100 पर्टिकुलर वैल्यूज टू बी टेकन आउट। अब आपको 10,000 वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, सो एट अ टाइम यू विल हैव ओनली 100 वैल्यूज। इतना ही नहीं, इन 100 वैल्यूज को क्या किया जाता है स्कैनिंग के बाद, they are moved to an AD converter, that is analog to digital converter. So at the output of digital converter you simply have a digital wave like this, ठीक है। और इस डिजिटल वेव के लिए आपको एक ही लाइन की जरूरत है, you don't require these 100 lines और 10,000 लाइन।
because it will be now a serial link, and on a serial link you require only one line. तो अब यहाँ पे तो आपको 8 बिट 16 बिट 32 बिट है, लेकिन यहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो खाली एक लाइन है, और उस एक लाइन को हम आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी उस पर डेटा होगा दैट विल बी लाइक दिस 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1, सो दैट विल बी ए बिट स्ट्रीम। तो उस बिट स्ट्रीम यानी कि असल में जो ये इकट्ठे सारे बिट्स यहाँ पे थे, इन सब को हमने क्या किया, इन सब को हमने डाला उस तरीके से ताकि एक ही लाइन पे आ जाए एज ए बिट स्ट्रीम, सो दैट जो आगे प्रोसेसर बैठा हुआ है, जो मेमोरी आपके पास है जहाँ पे आप इमेज को फिर स्टोर करते हो या प्रोसेसर उनको चेंज करते हैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, आप जब फोटोग्राफ उठाते हो आप क्या करते हो, आजकल फिल्टर भी लगाते हो उसको, ठीक है, जूम इन जूम आउट करते हो, क्रॉप करते हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। वो कौन करता है, उसके पीछे एक चिप लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड डीएसपी कोर, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, वही ये सारा काम कर देता है। एंड एट लास्ट यू सेव द पिक्चर देयर, दैट मीन्स दिस पिक्चर हैज़ टू बी मूव्ड टू द मेमोरी, तो वहाँ पे यही बिट्स जो है वो स्टोर होते हैं और आपकी पिक्चर सेव होती है। अब यहाँ पे ये हमें इंसाइट इसमें क्यों जाना था, असल में बेसिक हमारा मोटिव है, हम मोबाइल फ़ोन की जो भी चीज़ें देख रहे हैं या इससे पहले हमने देखा यूजिंग पावर सप्लाई, या आगे हम इंशाल्लाह मेक जो है आपका डिज़ाइन जो है उसमें हम देखेंगे वो फोटो वाला, क्या उसका नाम है, जो हमारे वो होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स और फोटोवोल्टिक सिस्टम, उसको देखेंगे। हमारा असल में ये इसका कुछ मोटिव है, इथे इंसाइट की ही हमारा यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमें देखना है जो हमें आगे पढ़ना है, दैट इज़ द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2, ये जो सारा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, why to go with these semiconductors and the semiconductor electronics, the semiconductor physics and basic electronics, then analog electronics, the circuits and then systems of circuits, ये सारा हम क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ है, इस इनसाइट के पीछे कुछ है। आपको ये इनसाइट याद रखना है, कैसी चीज़ें काम करें, पूरा ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे इन योर हायर सेमेस्टर्स वहाँ पे आपके अच्छे से क्लियर होगा, अभी आपको क्लियर ज़्यादा नहीं होगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव इनसाइट कि क्या हो रहा है इस मोबाइल फ़ोन के डब्बे के नीचे, ठीक है, जिसको आपने हाथ में लिया हुआ है, जिसको आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। अच्छा, ये हो गया पिक्चर का काम। और जो आपका वीडियो होता है, वीडियो इज़ नथिंग, वीडियो इज़ व्हेन यू कैप्चर मल्टीपल पिक्चर्स एट ए टाइम, ठीक है। वीडियो भी पिक्चर्स का ही बना हुआ होता है, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे पिक्चर्स को एक ही टाइम पे लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेम रेट। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का फॉर एग्जांपल वीडियो के लिए फ्रेम रेट है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, 25 FPS। सो व्हाट डू यू मीन बाय 25 FPS, कि आपका जो कैमरा है, जो जब आप वीडियो मोड में आते हैं तो आपका जो कैमरा है वो 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स लेता है, 25 पिक्चर्स लेता है। तो अगर आपने 1 मिनट का वीडियो उठाया, सो दैट मीन्स आपने कितने लिए हैं, 60 × 25 फ्रेम्स और पिक्चर्स, यानी कि 1400 पिक्चर्स आपने लिए हुए हैं अगर आप 1 मिनट वीडियो उठा रहे हो। और वही 1400 पिक्चर्स सेव की जाती है कहाँ पे, स्टोरेज में। और फिर जब वीडियो प्ले किया जाता है, यही जो पिक्चर्स आपने सेव किया था, इन्हीं पिक्चर्स को क्या किया जाता है, एट अ वेरी फास्टर रेट आपकी स्क्रीन पे लिया जाता है और आपको लगता है कि जैसे वीडियो चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तारे ज़मीन पर वो जो बच्चा होता है, उसने वो छोटी सी बुक बनाई होती है, कॉपी बनाई होती है, उस पर उसने दिखाया होता है, वो एक पेज पे बनाया होता है वो छोटे छोटे स्केच। फिर जब वो इकट्ठे उन सब स्केच को जब ऐसे चलाते हैं तो वहाँ पे समझ आता है कि जैसे वो माँ बाप है, उसके बाद वो बच्चा उनसे दूर हो रहा है। एक्चुअली वीडियो जो है वो वैसे ही चलता है। एक्चुअली दे आर ऑल पिक्चर्स दैट आर टेकन एट अ वेरी फास्ट रेट, देन यू शो देम एट अ वेरी फास्ट रेट एंड इट लुक्स लाइक दैट इट इज़ अ मूवी, दैट मीन्स द थिंग्स आर मूविंग इन रियलिटी। वरना ये पिक्चर्स ही होती, देयर इज नथिंग लाइक कंटिन्यूअसली रीडिंग द वीडियो, ये असल में पिक्चर्स हो। so you have to keep that in mind. So ये था आपका कौन सा वाला पार्ट, स्कैन, सॉरी ये था हमारा पिक्चर्स वाला पार्ट। हाँ महरूज बोलो। सर आपने बोला ना कि जो फोटो डायोड पे लाइट
इंसिडेंट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, और यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है ईएम वेव का, लाइट का, वो कहाँ जाता है? वही कन्वर्ट होता है ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट क्या हो गया, वो हो गए फोटॉन्स। ठीक है, आपने यस पढ़ा सर। होगा in 12th की, जो आपके पास फोटॉन्स है दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको देखो, क्योंकि आपके पास वो जो है प्रिंसिपल कि आपके पास हर एक पार्टिकल जो होता है उसमें वेव भी एसोसिएटेड होती है, पार्टिकल भी एसोसिएटेड है। अब क्योंकि हाई स्पीड पार्टिकल्स है और बहुत इनका छोटा साइज है, तो इनका जो वेव नेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पार्टिकल नेचर इनका कम होता है। अब लेकिन जब हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जहाँ पे हमारे पास फोटोवोल्टिक्स होता है, ये सारा फोटोवोल्टिक्स के साथ आएगा कि आपकी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स है वो जो एनिलेट हो जाएंगे, इमेनेट हो जाएंगे, वहाँ पे यू टेक देम एज एनर्जी पैकेट्स। अब जो ये एनर्जी पैकेट होगा इसका कुछ एनर्जी होगा, ये किसको इम्पार्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करेगा, जो कहाँ पे होगा, जो होगा फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन बैंड में। तो उतनी एनर्जी उसको देगा ताकि वो आ जाएगा वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में आ गया तो वो फ्री बन गया, वो फ्री बन गया चूंकि वो वहां से आपके पास फोटोडायोड में है एक कैरियर, कौन सा जो मैंने बोला था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो वो उसी इलेक्ट्रॉन को फिर वहां पे जो ऑलरेडी फील्ड लगा हुआ है रिवर्स बायस वाला, वो उसको जाने देता है और उसकी वजह से करंट चलती है। तो वही करंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उसका कौन सा वाला पार्ट, एज एन एनर्जी, यानी कि फोटोन एज एन एनर्जी पैकेट हमें लेना है, सो दैट इट कैन इम्पार्ट दैट एनर्जी टू द electrons in conduction band and move them to the valence band where they sorry, from valence band to conduction band, and then they get free there, and then they are used for the current बनाने के लिए। ठीक है, और सर जो आपने दिखाया ना फोटो डायोड के साथ कैपेसिटर, उसके बाद एम्पलीफायर, हाँ एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है करंट को, लेकिन उससे पहले ना कैपेसिटर कैपेसिटर स्टोर करेगा ना वो एनर्जी को, हाँ उसके बाद वो एम्पलीफाई करता है। हाँ हाँ। देखो एक्चुअली होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास कैपेसिटर है, इसने किए फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज इसने 0.25 कोलम्स ऑफ चार्ज किया अपने में स्टोर, जो यहाँ से आ गए, ठीक है, और उसकी वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे बन गई, दैट वोल्टेज वाज लेट अस सपोज 25 मिली वोल्ट्स। मगर ये 25 मिली वोल्ट जब हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पे किसको रीड करना है, यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे आगे स्टोरेज है या यहाँ पे आपको प्रोसेसर है, जब उसको ये रीड करना है, दैट कांट रीड 25 मिली वोल्ट। आ रहा है समझ? सो इट नीड्स टू बी पुट अप। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो हमारे पास आगे डिवाइस है, वो हमारे पास वो 200 मिली वोल्ट से रीड करता है स्टार्ट, एंड इट रीड्स अप टू लेट अस सपोज 5000 मिली वोल्ट। सो 25 मिली वोल्ट को हमें कहाँ पे लाना है, एटलीस्ट टू दिस रेंज, 200 मिली वोल्ट टू 5000 मिली वोल्ट रेंज, दैट विल बी डन बाय दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर। ठीक है, सो एम्पलीफायर का यहाँ पे वो काम है, ताकि सो एज टू चेंज इट्स एम्पलीट्यूड, चेंज इट्स करंट वोल्टेज, सो दैट इट कैन बी फेड आगे तो द सिस्टम जहाँ पे इसको जाना है। नॉर्मली दैट इज द एडी कन्वर्टर, नॉर्मली इसको एडी कन्वर्टर भी, जैसे मैंने भी बोला देयर इज एन एडी कन्वर्टर, तो यहाँ से वापस जाके एडी कन्वर्टर में जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो उस एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और एक पैरामीटर उसमें होता है व्हाट शुड बी द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का रेंज क्या होना चाहिए, और वो रेंज जो है वो बनाने के लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो आपके पास यहाँ पे ये रेंज होगा, दैट विल बी वेरी लेस, that can't be directly fed to your AD converter. So in order to get it high, in order to get the range up, ठीक है, you need an amplifier that will simply, चूंकि एम्पलीफायर लीनियर डिवाइस होता है, वो डायरेक्टली इसको सिंपली ऊपर शिफ्ट करेगा ताकि हम इसको एडी कन्वर्टर में फिट कर सकें। शाबाश, और किसी को क्वेश्चन है यहीं पे बोलो, क्योंकि इसके बाद हम एडी कन्वर्टर और समझाइए जी। सर ये सर लाइन एडी कन्वर्टर, एक मिनट पहले एग्जीशन कर लेते हैं सर एडी कन्वर्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जीशान में वही बोल रहा हूँ, जीशान कर लेते हैं पहले सवाल। तो एडी कन्वर्टर से आसान चुना, अगेन यू हैव टू गो थ्रू एडी कन्वर्टर्स इन योर 5th सेमेस्टर, लेकिन यहाँ के लिए मैं बताऊँ, एडी कन्वर्टर हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद एक टॉपिक था इसमें, तो डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। तो अच्छी बात है आपने सवाल किया, उसी के साथ जाएगा, मैं एनालॉग और डिजिटल को डिस्क्राइब करता हूँ। एनालॉग जो होता है ये असल में सिग्नल्स होते हैं,
सो सिग्नल्स जो है वही होती है, या तो एनालॉग या तो डिजिटल होती है। अब सिग्नल क्या होता है? सिग्नल आप याद रखेंगे, इट इज वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इट्स वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जब ये वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास बहुत सारी हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ डिराइव्ड हैं, कुछ सुपर हैं, तो आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब जब ये वेरी करते हैं, तो जैसे प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में वेरी करेगा, वोल्टेज टाइम के हिसाब से वेरी करेगी, टेम्परेचर टाइम के हिसाब से वेरी करेगा, एटसेट्रा, जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो हमारे पास नेचुरल एब्स्ट्रक्शन में हमें मिलता है कि कैसी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो फिर उसके बाद हम इस वेरिएशन को कैसे दिखाते हैं? वी शो इट ग्राफिकली। ग्राफिकली में हम क्या करते हैं? हम ये नॉर्मली एक्स एक्सिस हमारी होती है और वाई एक्सिस है, और नॉर्मल इस्तेलाह ये है कि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है वहां से आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, यानी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ वाई एक्सिस से आप रखते हैं डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को। सो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? वो फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई वो क्वांटिटी जो इस इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के जो वैल्यूज हैं वो हम खुद देते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम सीधे बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बिना पे हम देखेंगे फिर हाउ वेयर डज द डिपेंडेंट क्वांटिटी लाई। जैसे डिपेंडेंट 1 2 के वक्त इतनी थी, 3 के वक्त इतनी थी, 4 के वक्त इतनी थी, 5 के वक्त इतनी थी, 6 के वक्त इतनी थी, 7 के वक्त इतनी थी, एंड देन वी कनेक्ट द पॉइंट्स एंड वी गेट दिस वेरिएशन, ठीक है। And this variation between these quantities is known as a signal. If it gives you some good information about the system, तो अब इसको बोलते हैं सिग्नल। अब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो जो हम एस्यूम करते हैं एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो है जो आज खुद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज बॉर्न इंडिपेंडेंट। समझ आया? और आपको पता होगा बॉर्न इंडिपेंडेंट एक ही क्वांटिटी है, व्हाट इज दैट? टाइम। गुड, दैट्स टाइम। ऑल्दो टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा वो बहुत सारी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, फिजिक्स, टाइम डायलेशन एंड अदर थिंग्स। लेकिन फिलहाल हमारे फिजिकल सिस्टम्स में जहाँ पे स्पीड्स कम होती है, जहाँ पे वेवलेंथ्स ठीक ठाक होती हैं, वहाँ पे जो टाइम है इट इज़ इंडिपेंडेंट, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। उसके बाद हो गया एजम्पशन जो हमने किया है, जैसे आपके पास है PV = nRT, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक इक्वेशन है जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, तो आप कभी बोलते हो चलो मैं प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान देखता हूँ हाउ देयर इज वेरिएशन, फिर आप बोलते हो ओके ठीक है, मगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा, और यहाँ पे ये पता नहीं इस वक्त मुझे व्हाट इज दिस n r एंड अदर थिंग्स, नंबर ऑफ मोल्स, और r क्या है? इनर्ट गैस इक्वेशन है ये। हाँ, व्हाटएवर मुझे नहीं पता, तो सुनना है। तो ये जो भी हम खाली इतना मुझे बोलना है कि दीज आर टू बी केप्ट कांस्टेंट, देन यू कैन चेक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड T, ठीक है ना। यानी कि जिनको आप स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस या बाकी चीज़ें, तो वही। तो उस वक्त वो एज्यूम किया हमने कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी उस वक्त हमने कांस्टेंट रखी हुई है, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाई हुई है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो बॉर्न इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट्स टाइम। इसीलिए मैक्सिमली जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मैक्सिमम ऑफ देम हैव T ऑन दिस साइड, ठीक है, and other physical quantities on this side, let it be voltage, let it be current, let it be power, ठीक है, let it be frequency, let it be anything, any damn thing, जो भी आपके रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है, तो ये यहाँ से रखो और यहाँ से आपके पास टाइम आता है। जब हम ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल्स देखते हैं, इनको हम बोलते हैं टाइम डोमेन सिग्नल्स। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज टाइम डोमेन सिग्नल्स, यानी कि वो सिग्नल्स जो हम देख रहे हैं टाइम डोमेन में, यानी कि जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज टाइम। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ वाबस्ता है, तो हमारे पास जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके साथ हमारा बहुत काम होता है, उनमें हमारी कौन कौन सी आ जाती है? एक आती है वोल्टेज और आती है करंट, और वोल्टेज के साथ हम ज़्यादा काम करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, तो हमारे पास जो ये
ग्राफ्स होंगे, इनमें मैक्सिमली यहाँ से टाइम होगा और यहाँ से वोल्टेज होगा। सो ये कौन सी सिग्नल होगी? ये हो गई टाइम डोमेन वोल्टेज सिग्नल, जहाँ पे हम देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल एसी वेव, उसमें ऐसे हो रहा है। सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज गोइंग अप, इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग अप, इज गोइंग डाउन साइनोसॉइडली। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं होता है, इस वी और टी के दरमियान मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन में इक्वेशन भी बनती है। लाइक फॉर एग्जांपल हियर v इज इक्वल टू a sin of omega t। सो विद रेस्पेक्ट टू t दिस v इज चेंजिंग, और ये एक इक्वेशन है जो फॉलो करता है, जो मॉडल करता है इसको कि ये किस वेरिएशन के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइम और इस वोल्टेज के हिसाब से हमारे पास सिग्नल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो कैसे जानेंगे हम? अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास होती है वो सिग्नल्स जो टाइम के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। यानी इफ you have the dependent variable, यानी कि if you have the values of the signal at each and every instant of time, याद रखना, at each and every, और सीधे बोलो any instant of time। यानी if you can define the signal, if you have the equation of the signal for each and every or any instant of time, you call that as continuous signal। That means the signal is continuous in time। ठीक है, याद रखना। So how do you define a signal that is continuous in time? तो आपको बोलना है सर वो सिग्नल जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते, दिखा सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिसका वैल्यू हो सकता है एट एनी टाइम इंस्टेंट। किसी भी टाइम इंस्टेंट जाओ उसका वैल्यू आप बोल सकते हो क्या है। That will be called a signal that is continuous in time। Okay, second thing, if you can't define the signal, अब defining the signal means obviously कौन से values, dependent variable के values, क्योंकि time वाले जो values वो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि that is independent। So if the signal is defined at, and we don't know, it is defined at certain intervals of time, ठीक है, कहीं कहीं पे, we will call that as it is discontinuous in time। यानी कि कहीं कहीं पे डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हमारी वेव है, मींस दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज डिफाइंड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5, then from t is equal to 5 to t is equal to 7 you don't know the value। ऑल्दो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये सर इसका वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे 0 को टच कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफाइंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 to t is equal to 7। अगर यहाँ पे 0 पे डिफाइंड होती तो ये मोटा कर देते ऐसे, ताकि ये दिखाता ये 0 पे यहाँ पे इक्विवेलेंट टू 0 है, बट इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अब फिर से t इज इक्वल टू 7 to t इज इक्वल टू 10 आपकी वेव डिफाइंड है, उसके बाद डिफाइंड नहीं है। दिस विल बी नोन एज डिसकंटिन्यूअस वेव बिकॉज इट इज डिफाइंड एट सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, certain instances of time। Then we have the third thing, that है कि the signal is defined at particular instants of time or particular regular instants of time। तो आपकी सिग्नल खाली इस पॉइंट पे डिफाइन है, 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 इस पॉइंट पे डिफाइन, इस पॉइंट पे डिफाइन, बीच में डिफाइन नहीं है। समझ आ रहा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे आपको आ जाता है आजकल, जब से कोरोना स्टार्ट हो गया, आपको बोलते हैं चलो शाम को आ जाता है एक लिस्ट और वो बोलता है आज कितने कोरोना केसेस डिटेक्ट हो गए। तो आप उसमें लिखा होता है ऐसे, संडे को थे 25, मंडे को थे 23, ट्यूसडे को थे 35, उसके बाद थे 43। ये और ये जो आपके पास ये पर्टिकुलर शीट है ना, ये आता है शाम को लेट अस सपोज 8:30 पे। सो दैट मींस ट्यूसडे 8:30 ये अपडेट आ गया, तो नंबर ऑफ केसेस इज लेट अस सपोज 23 to 35। वेडनेसडे को आ गया तो इट इज 43, उसके बाद थर्सडे को आ गया तो उस दिन है 50, फिर ये कम हो गया तो इस दिन आ गया फिर से 35, फिर किसी और दिन किसी और जो है अपडेट हो रहा है तो फिर हो गया कम। अब ये टाइप ऑफ सिग्नल जो आपके पास है, अगर मैं बोलूँगा चलो मुझे डिफाइन करो ये थर्सडे 8:30 से लेकर जो आपके पास फ्राइडे 8:30 है उसके बीच में डिफाइन करो क्या है,
हो जाएगा डिफाइन? नहीं, क्योंकि हमारे पास बीच वाला डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारा डेटा जो है वो बनता है 24 घंटे के बाद, तो 24 घंटे के बीच में देयर इज नथिंग, वी कांट डिफाइन इट। बट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब ये निकलता है ये डेटा, तो उस वक्त ये डिफाइंड है। इस तरीके के जो हमारे पास आउटपुट्स है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट इन टाइम। डिस्क्रीट इन टाइम तो भाई याद क्या क्या छू? कंटिन्यूअस इन टाइम मीन्स दिस। देखो इसको हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। आप कोई भी टाइम इंस्टेंट यहाँ पे बोलो जहाँ पे मुझे बोलना इसका वैल्यू क्या होगा, मैं बोलो यहाँ बोलो, आप बोलोगे सर ये है ना इसका वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। अच्छा मैं बोलूँगा यहाँ बोलो, आप बोलोगे सर ये देखिए ये है इसका वैल्यू। अच्छा यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ बोलो, आप बोलोगे सर ये है इसका वैल्यू। अच्छा यहाँ बोलो, यू कांट से बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस। सेम वे यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वायर इन यू कैन शो कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसके बीच में यू कांट डिफाइन एनी टाइम एनीवे। एंड इन तीनों में आपने किस चीज़ को, किस डोमेन को लिया दिमाग में? टाइम टाइम टाइम। तो आपके पास तीन चीज़ें हैं, कंटिन्यूअस इन टाइम, डिसकंटिन्यूअस इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन टाइम। याद है। उसके बाद हमारे पास दूसरा डोमेन तो है, अभी एक ही मत है, दूसरा डोमेन है वोल्टेज डोमेन। सो वी विल हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज डोमेन आल्सो, और हमारी सिग्नल कैसी बनेगी। सो इन वोल्टेज डोमेन व्हाट वी हैव, तो टाइम को छोड़ेंगे। अब हमारे पास वोल्टेज डोमेन में भी बराबर ये है कि अगर आपके पास सिग्नल जो है दैट टेक्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, यानी कि जिसको हम फ्लोर कहते हैं, टू सील जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, फ्लोर टू सीलिंग और जीरो टू एम्पलीट्यूड, ठीक है, या जो पूरा इसमें कवर हो आता है या बाउंड्री जो आती है। सो लेट अस सपोज इट इज 5 वोल्ट्स। सो आपने ऑलरेडी बाउंड्री दी है 0 to 5 volts. So if it takes any value, if the signal can take any value between 0 volt and 5 volt, you will call it as analog. So analog is actually related to the dependent side, not to the independent side. ठीक है? So you will call it analog. अच्छा, if your signal takes some particular values from the dependent side, like for example आप खाली 0 ले सकते हैं और यहाँ पे 2 वोल्ट ले सकते हैं और 5 वोल्ट ले सकते हैं, और आप इन तीन के बगैर कोई भी वैल्यू आपका सिग्नल नहीं ले सकता है, then this will be called as digital. We called as digital wave or digital signal. Got it? सर डिजिटल सिग्नल का फिर से बताइए। मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो सिग्नल्स है ना ये ऐसे नहीं बनेंगी, ये बनेंगी मिक्सचर। हमें दोनों डोमेन्स को देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास, अब डिसकंटिन्यूअस को मैं छोड़ूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा एड़ा है, तो मैं खाली लूंगा वहां से कॉन्टिन्यूअस को और डिस्क्रीट को, और यहाँ से मैं लूंगा एनालॉग को और डिजिटल को, ठीक है। सो देखो आपको कितनी तरीके की वेव्स लीजिए। हाँ सर लेफ्ट थोड़ा लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। सो अब देखो कितनी तरीके की वेव्स बनेंगी। पहली बनेगी कंटिन्यूअस एनालॉग, ठीक है, दूसरी बनेगी कंटिन्यूअस डिजिटल, तीसरी बनेगी डिस्क्रीट एनालॉग और चौथी बनेगी डिस्क्रीट डिजिटल। तो 4 तरीके की वेव्स बनेगी। सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग कंटिन्यूअस वेव कैसी होगी। सो अब अगर आपको बोलेंगे व्हाट इज एनालॉग कंटिन्यूअस वेव, तो आप सिंपली बोलोगे सर ये ऐसी वेव है जो हर एक टाइम इंस्टेंट पर डिफाइन होगी एंड दैट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन द सील एंड फ्लोर जहाँ पे इसको किया होगा डिफाइन। सो एनी वेव लाइक दिस is an analog continuous wave. This is also an analog continuous wave. This is an analog continuous wave. ये सारी वेव क्योंकि they are taking each and every value or any value between your 0 and the amplitude. ठीक है? So these are analog continuous waves. The second one is continuous digital. Continuous digital या digital continuous. फिर से बनाएंगे। सो क्या मतलब है कंटिन्यूअस, यानी कि इट इज डिफाइंड एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, बट इट विल टेक सम वैल्यूज फ्रॉम दिस डोमेन। दैट इज सपोज देयर आर दीज 3 वैल्यूज, जैसे मैंने अभी बोला 0 वोल्ट, 2 वोल्ट
एंड 5 वोल्ट। तो ये कैसी बनेगी, हर जगह पे इसको डिफाइन होना है। सो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक 0 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट, फिर वापस 2 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। ये ऐसे बनेगी, क्योंकि ये जो आपके पास सिग्नल है इसमें अगर आप कहीं पे भी बोलो किस टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन, जरा यहाँ पे बोलो, मैं बोलूँगा यहाँ पे बोलो, आप बोलोगे सर यहाँ है ना इसका ये वैल्यू क्या है 2 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे बोलो, आप बोलोगे सर यहाँ पे है इसका 5 वोल्ट। अच्छा यहाँ बोलो सर यहाँ पे इसका 0 वोल्ट। अच्छा क्या 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में कोई वैल्यू कहीं पे है? नो। क्या 0 वोल्ट और 2 वोल्ट के दरमियान कोई वैल्यू है? नो। क्या 5 से ऊपर कोई वैल्यू है? नो। सो जो वैल्यू जिसने ली है दे आर ओनली 5 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, एंड इट इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे बोल सकते हो व्हाट इज इट्स वैल्यू। आया समझ? दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस डिजिटल। और जो डिजिटल सिग्नल के साथ आप काम करते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूअस डिजिटल ही होती है, और वो ऐसे होती है, उसमें दो ही वैल्यूज होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। So it's continuous in time and it has only two, 1 and 0. It's normally known as binary continuous, binary digital continuous wave. मतलब बाइनरी मतलब जी वैल्यूज ना 1 to 0, वो बाइनरी। डिजिटल है क्योंकि वैल्यूज दो है और आप कोई और वैल्यू नहीं ले सकते हैं। एंड कंटिन्यूअस इट इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Got it? Then we have continuous analog, the continuous digital। अब हमारे पास है discrete analog and discrete digital। ओके सो अब discrete है। अब सबसे पहले discrete analog कैसा होगा? discrete analog, तो फिर से लाइन बनाएंगे। बोलता है यहाँ से discrete है। जो ही आपको समझ आ गया कि discrete है, जो ही आपने पढ़ा discrete है, means there will be some particular instant जहाँ पे ये डिफाइन होगा, ठीक है, और बीच में कभी डिफाइन नहीं होगा। देन एनालॉग मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर एम्पलीट्यूड तक, इट कैन टेक एनी वैल्यू, मीन्स इट विल बी लाइक दिस 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 दिस। सो यहाँ से इन्होंने कोई भी वैल्यू ले लिया, इसने फॉर एग्जांपल ले लिया 2, इसने लिया 1.8, इसने लिया 3, इसने लिया 4, इसने लिया फिर 2.1, इसने लिया 3.7, इसने लिया यहाँ से 5.2, तो कुछ भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट दे आर डिफाइंड ओनली एट दीज पर्टिकुलर। इसलिए जो डिस्क्रीट चीज़ें होती हैं वो हम लाइन से दिखाते हैं, ऐसे 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 लाइंस खींच के। असल में ये पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स डिस्क्रीट में असली यही पॉइंट्स होते हैं बस। मगर क्योंकि पॉइंट्स अगर हम ऐसे ही रखेंगे ये समझ नहीं आएगा किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइंड है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट पुट देम लाइंस डाउन 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 और हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट प्लॉट। आ रहा है समझ? एंड द लास्ट थिंग इज डिस्क्रीट डिजिटल। एक तो डिस्क्रीट भी होगा और साथ में डिजिटल भी होगा। मींस इस साइड से इट विल बी डिफाइंड एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स, एंड फ्रॉम वोल्टेज साइड इट विल बी अगेन डिफाइंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट्स लाइक 2, 4 और 6। सो मीन जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे या तो ये 2 पे होंगे, या ये 4 पे होंगे, या ये 6 पे होंगे, और ये कोई वैल्यू नहीं दे सकते। सो दिस विल बी नोन एज डिस्क्रीट डिजिटल। ये आपके पास 3-4 तरीके के डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है। और हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे असल में क्वेश्चन उठा था, दैट इज़, या और जो हम मैक्सिमली इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे हम इन 2 सिग्नल्स के साथ काम करते हैं। एक हो गया आपका कंटिन्यूअस एनालॉग और हो गया आपका कंटिन्यूअस डिजिटल, ठीक है। तो जो जो वेव हमारे पास आई कहाँ से, जो हमारे पास यहाँ से सिग्नल आ गई, ये जो हमारे पास यहाँ से सिग्नल आ गई, ये वाली सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटीज आएंगी ना वो डिफरेंट होंगे। किसी को कम गाश पड़ा होगा, किसी को और ज़्यादा पड़ा होगा, किसी को और ज़्यादा पड़ा होगा, किसी को कुछ होगा, उसी वजह से तो बन जाती है पिक्चर। तो ये जो कैपेसिटर होगा इट विल गेट चार्ज्ड बाय डिफरेंट चार्जेस, किसी को 0.25 कूलम, किसी को 0.7 कूलम, किसी को 0.9 कूलम। ऑब्वियसली दे विल बी वेरी वेरी वेरीड वैल्यूज। सो आउटपुट जो यहाँ से आएगा दैट विल बी द एनालॉग वैल्यू। दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट अ सिग्नल लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे, डिपेंडिंग करता है पिक्चर्स कैसे होंगे, ठीक है। बट एट द आउटपुट जो आपके पास प्रोसेसर्स हैं, जो आपके पास स्टोरेज, दैट इज फुली डिजिटल, देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू थिंग्स लाइक दिस, wherein you only have zeros and ones and zeros.
सो वो काम कौन करता है, उसके लिए एक डिवाइस लगता है जिसको हम बोलते हैं AD कन्वर्टर। दैट मीन इसके अंदर से जाएगा एनालॉग और आउटपुट पे आ जाएगा डिजिटल। अब यहाँ बोलोगे सर ये कैसे काम करता है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके हिसाब से, इसको समझाना हाउ डज इट वर्क। आपको इस वक्त खाली ये याद रखना है that AD converter is a device that converts your analog signals, continuous analog signals, and gives at the output you continuous digital signal, normally binary output, ठीक है, जिसमें दो ही steps होंगे, 1 and a 0। तो this is the AD converter। ये जीशा ने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट किसी ने पूछा था साइड में ही, और वो बोलो व्हाट वाज द क्वेश्चन। सर मेरा भी अच्छा आपका भी यही क्वेश्चन था। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या जो हमने आज पढ़ा एनालॉग या वेव से रिलेटेड, जो मैंने बोली अभी सिग्नल्स कौन कौन सी होती है, तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। हमारे पास 10 मिनट है, सो वी कैन हैव क्वेश्चंस। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो आपने कहा ना CCD चार्ज कपल डिवाइसेस, हाँ, वहीं पे हमारे बिट मैप्स बनते हैं ना? दैट इज द प्लेस पे बंद, चाहे CCD इस्तेमाल करोगे या CMOS इस्तेमाल करोगे। ये CCD और CMOS में फर्क है खाली सेंसर का। जो CMOS है वहाँ पे आपके पास ये फोटो डायोड्स नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली लेते हैं, यानी कि जो हमने अभी देखा ना ये एम्पलीफायर और फोटो डायोड, इनको मिक्स करके दोनों का काम देता है CMOS डायरेक्टली, क्योंकि दैट इज एन एम्पलीफायर इटसेल्फ और वो सेंस भी करता है। तो वो जो आजकल के सारे डिवाइसेस में CMOS ही इस्तेमाल होता है, CCD पहले इस्तेमाल होता था। और बिट मैप जो है दैट विल बी क्रिएटेड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि लास्ट में बिट मैप ही स्टोर होता है। जब आपने कोई फोटोग्राफ मोबाइल से उठाया और उसको सेव किया, फिर आप गैलरी में जाते हो उसको वापस देखते हो, है ना, ओपन करते हो। ओपन करने के साथ असल में क्या होता है, पीछे जो मेमोरी है उसमें यही बिट मैप है, और यही बिट मैप उठा के लाया जाता है आपके डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे फिर आपको दिखता है मेरी शक्ल है। लेकिन मोबाइल फोन को तो नहीं पता है ना ये अरूस है, मोबाइल फोन को पता है ये जीरोज और वंस है, वो तो एक तरीके से जीरोज और वंस भेजता है आगे डिस्प्ले पे। लेकिन ये आपकी अक्ल है और अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है कि जब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आपको वो जीरोज और वंस दिखते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट चीजें देखती है, फिर आपको अपनी शक्ल दिखती है। आया समझ? राइट सर। सर वही पूछ रही थी कि चाहे हमारे पास CCD है या CMOS है, हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास बिट मैप होता है जो हमारा फिर सिस्टम रीड करता है। बिल्कुल, असली में जो सिस्टम यूज करता है इट इज द बिट मैप, राइट, और इसी पे सारी प्रोसेसिंग होती है। शाबाश। सर आपने बोला था ना ये, सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जो बोला था ना ये सेंसर एरेज होते हैं, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, आपने बोला 1 कॉलम एट अ टाइम में करता है, ये प्रोसेस करता है। सर ये रोज पे क्यों नहीं करता है, रोज के हिसाब से क्यों नहीं करता है? रोज के हिसाब से भी कर सकता है, इसमें क्या मसला है, इट डिपेंड कर रहा है, इट कैन डू बोथ वे। ओके सर, रोज भी कॉलम्स भी, मैंने कॉलम्स बोला, ओके सर, ओके, कोई फर्क नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जब हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तो डिजिटल में हमारे पास अब 2 ही वैल्यूज है बस, ठीक, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा मुझे कौन से पिक्सल को कौन सा कलर देना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली होता ये है कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास 0 और 1 है तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये होते हैं नंबर ऑफ बिट्स बहुत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे 2 बिट्स के साथ मैं काम करूंगा, 2 बिट्स मींस आपके पास हमेशा 2 बिट्स इकट्ठे होंगे, सो यू विल हैव 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, समझे तरह? तो इस 2 बिट्स को जब आप इकट्ठे रखते हो तो आपको 4 डिफरेंट चीजें मिलती हैं। आप बोल सकते हो 0 0 मीन्स 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 2, 1 1 मीन्स 3। अच्छा आप बोलोगे कल को नहीं मैं 4 बिट एट अ टाइम पे काम करूंगा, तो 4 बिट विल गिव यू 16 कॉम्बिनेशन, सो यू विल हैव 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 15 तक। आजकल जो मैं अभी बोल रहा था प्रोसेसर्स हमारे 128 बिट के होते हैं, so you can have 2 raised to power 128 combinations, that is a very hefty amount, समझे तारा? तो आपके पास जो ये पिक्सल होता है ना एक, इसमें जो वैल्यू होता है ये असल में एक ही बिट से नहीं रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको इंशाल्लाह आगे आप देखोगे when you will have that 3rd सेमेस्टर में आपका होता है एक टॉपिक सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड EDA टूल्स, उसमें हम मैटलैब पढ़ते हैं, मैटलैब में हम थोड़ा सा फिर इमेज प्रोसेसिंग देखते हैं, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। अभी आपको बस याद रखना असल में क्या होता है, जो आपकी पिक्चर होती है ना उसकी जो 1 पिक्सल होती है, हाफ पिक्सल, ये मैंने अभी समझाने के लिए बोला था कि इट इज गवर्न्ड बाय 0 और 1, लेकिन इन रियलिटी इट इज गवर्न्ड बाय मेनी बिट्स। 1 पिक्सल को नॉर्मली अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल या ग्रे स्केल पिक्चर होगी उसको 8 बिट्स गवर्न करते हैं,
और अगर आपके पास ये होगा कलर्ड पिक्सल होगा तो उसको 24 बिट्स गवर्न करते हैं, 24 बिट्स। समझ आ रहा है? 24 बिट्स का मतलब हो गया देयर विल बी 2 रेज़्ड पावर 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो वो 2 रेज़्ड पावर 24 कॉम्बिनेशंस हो गए 2 रेज़्ड पावर 24 डिफरेंट कलर्स। सो एक्चुअली ये एक 0 और 1 नहीं होता है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ जीरोस एंड वंस। और वो कितने हमें लेने दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। जितना हम ज़्यादा लेंगे उतना सिस्टम खतरनाक बनेगा, उतनी हम ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, और जितना हम कम रखेंगे उतना कम। जैसे इफ आई ओनली हैव 1 and 0, what I can only do on and off. Let us suppose हमें करना है बल्ब को ऑन ऑफ, तो इन डिजिटल आई से 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। लेकिन आपको क्या करना है, लेट अस सपोज आपको फैन को रेगुलेट करना है। फैन में तो ऑन ऑफ खाली होता नहीं है, फैन में तो होता है ऐसे, आपको ऑफ होता है, फिर होता है ऑन में होता है आपको फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, थर्ड सेटिंग और फोर्थ सेटिंग। फोर्थ सेटिंग सबसे तेज, थर्ड इससे कम, 2 से कम, 1 सबसे कम, और उसके बाद बंद। अब आप इसको कैसे करोगे? ये तो नॉर्मली एनालॉग लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 या 2 बिट्स इस्तेमाल करूँगा। व्हेन आई विल गिव 0 0 मीन्स 1, व्हेन आई विल गिव 0 1 मीन्स दूसरी सेटिंग, व्हेन आई विल गिव 1 0 मीन्स तीसरी सेटिंग, व्हेन आई विल गिव 1 1 मीन्स चौथी सेटिंग। समझ आ रहा है? अच्छा, कल को बोलोगे आप सर नहीं मुझे खाली 4 ही सेटिंग नहीं रखनी है, मुझे रखनी है, मुझे 200 सेटिंग्स रखनी है, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स, use 8 bits, so you will say arg 3 4 5 6 7 8. This means off. 0 0 0 0 0 0 0 1 means first setting, paka last में 1 arg 3 4 5 6 7 8 all ones means the last setting, that means 200 256 या 255th setting, तो उस पर वो इतना तेज चलेगा। ठीक है? सो जब आपके पास असल में एनालॉग जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, वो जब आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हो, ये खाली एक 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं होता है, इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बंच ऑफ zeros और ones, और उसकी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं वही हमें बोलती हैं कि असल में वहाँ से वैल्यू क्या था। अगेन इसको और थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे ये कैपेसिटर जो था ये वैल्यूज ले रहा था जिसमें जो चार्जेस होते थे वो होते थे 1 कूलम से लेकर 100 कूलम तक। ठीक है? अभी जो वेव हमारी बनती थी वो बनती थी ऐसे, ये यहाँ पे आ गया 0 कूलम, यहाँ पे आ गया 50 कूलम, यहाँ पे आ गया 100 कूलम। अब जब इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे ना, आपको लगेगा ये ऐसे जा रहा है 1 0 0 1 0 1 0। फिर आप बोलोगे सर ये क्या बोला आपने, यहाँ पे तो बोला आपने 0 कॉलम, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली एक चंक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये चंक लेना है। फिर आपको देखना है ये कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means these 10 bits actually govern what was the actual thing here। आया समझ? फिर उसके बाद और 10 बिट्स बोलेंगे व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट, फिर और 10 बिट्स बोलेंगे व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, और 10 बिट्स बोलेंगे व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट। तो ये होता है बंच ऑफ बिट्स जो आपको असल में कन्वर्जन करके जो आपको बोलता है कि असल में ये क्या था। अब आप क्यों करते हैं फिर इसमें? बिकॉज मसला ये है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो डिजिटल सिस्टम्स है, वो बहुत ही ईजी है, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज, उनका कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू देयर एनालॉग काउंटर पार्ट्स। मतलब अगर तो डिजिटल कंप्यूटर न्यू एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर साल बनाओ, अगर आप लेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन यहाँ से और यहाँ से लेंगे पुराना एनालॉग कम्युनिकेशन, सो डिजिटल कम्युनिकेशन ईजी है एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। उसी तरीके से स्टोरेज, पुराने ज़माने में आपको स्टोर करना होता था कुछ, यू यूज दोस कैसेट प्लेयर्स, तो वो कैसेट देखो में रील होती थी, पता नहीं फिर वो अटक जाती थी, फिर पता नहीं क्या होता था। डिजिटल की वजह से आपके पास आज आपके पास हज़ारों और लाखों गाने जो है वो एक छोटी सी चिप में समाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ डिजिटल। आपके पास एनालॉग में ऐसा नहीं पॉसिबल है, बिकॉज डिजिटल में आपने डिजिटाइज किया। यू ओनली हैव टू वर्क विद 0 और 1, दिस मींस ओनली यू हैव टू वर्क विद आइदर यस और ए नो, ऑन और ऑफ, ट्रू और फॉल्स। बट इन डिजिटल, इन एनालॉग यू हैव टू वर्क विद सो मेनी वैल्यूज, क्योंकि वहां पे 0 और 1 का कांसेप्ट नहीं। ठीक सर? ठीक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 3 होता है तो उसका कोड 1 1 होता है, वैसे ही हर एक कलर का भी कोड होता है। हाँ, जो फिर रिकॉग्नाइज करता है डिजिटल डिवाइस। बिल्कुल सही। ओके सर, शाबाश।
फिर हम उसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसके बंच ऑफ हमारे पास डिजिटल वैल्यूज मिलते हैं और फिर उनका कॉम्बिनेशन हमें अल्टीमेटली वो एनालॉग वैल्यू देता है। वेरी गुड, बराबर। क्योंकि अगर हम उस कॉम्बिनेशन बच ऑफ जो हमारे 0 और 1s है, अगर हम उसको वापस फिर करेंगे डीए we कन्वर्जन, will get the analog value। डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन करेंगे, वो हमें बराबर वही वैल्यू मिलेगा, द सेम वैल्यू। मगर इसके बीच में हम ये 0s और 1s क्यों लाए? इन ऑर्डर टू हैव दोस 3 थिंग्स जो मैंने अभी बोला कि कम्युनिकेशन, द स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल थिंग्स इज वेरी इजी, इट्स वेरी हैंडी, और आपके पास इसमें हार्डवेयर बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए लोग डिजिटल की ओर गए एज कम्पेयर टू एनालॉग। शाबाश। यम योचा खुद में सवाल कर बेच ना कहीं। चलो ठीक है, मैं भी थक गया, मेरा भी कोट लग गया आज के लिए काफ़ी इंशाल्लाह। लेकिन सेकंड हाफ में क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे बीच होता है। आज से तो केमिस्ट्री लैब थे, तो इंशाल्लाह हम क्लास कल देखिए, कल हमारे पास है वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे हमारी क्लास है 2 से 3। तो कुछ ही 1-2 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह आपका पहला वाइवा होगा, ठीक है? वो पहले आप दिमाग में रखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी वीडियो होगा इसको साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, आप देखेंगे। और मैं इंशाल्लाह करूँगा ये जो ये वाइवा से पहले ये जो सारे वीडियोस हैं मैं कोशिश करूँगा उनको यूट्यूब पे चढ़ाने की, सेव करके। तो उसके बाद आपका वाइवा होगा इंशाल्लाह, पहला कंटिन्यूअस असेसमेंट, और उसके बाद आगे देखेंगे। चलो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।